साथ ही जहां तक गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल है, तो इस संबंध में फिर से यहाँ मैं अपनी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। अब हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में विधानसभा व लोकसभा का भी आम चुनाव अकेले ही लड़ना ज्यादा बेहतर समझती है, और यूपी में जब इस बार चुनाव होगा अकेले ही चुनाव लड़ेगी। कोई गलतफहमी किसी को भी अपने आप में पैदा नहीं करनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती के बयान के बाद अब उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म है। बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस, मायावती को लेकर हमलावर हैं और बीएसपी पर निशाना साध रहे हैं और अपने बयानों के जरिए ब्राह्मण वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए। देखिए, वो उनके दल का विषय, उनको निर्णय करना है कि उसके साथ गठबंधन करेंगे, किसके गठबंधन नहीं करेंगे। बसपा को हमें ब्राह्मणों के प्रति प्रमाण पत्र उनसे प्राप्त करने का अवसर हमें नहीं चाहिए। देखिए, ब्राह्मण समाज हमेशा समाज को एक करके, ज्ञान से एक करके, व्यवहार से एक करके, वैदिक परंपरा से एक करके उसको देश के कार्य में लगाने वाला है। मुझे नहीं लगता है कि किसी को ब्राह्मणों को समझाने की आवश्यकता है। सही है कि कोई भी बिरादरी किसी का पॉलिटिकल टूल नहीं होता है, इसलिए बहन जी जिनका इस्तेमाल कर रही हैं उनका भरोसा जो टूट गया है उसके बारे में चिंता करें। नहीं, वो तो बीजेपी जो बोलती है, वो कहती है, वो कंपनसेट कर रही थी कि कोई न लगाए, जो ठप्पा लग चुका है उससे बाहर नहीं आ सकती है। तो कुल मिलाकर बहन मायावती के जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है और ये जो सियासत गर्माई है इसका सीधे कनेक्शन है 2027 के विधानसभा चुनावों से। अब ऐसे में वो सुलगते सवाल आपके सामने रखते हैं जिनके इर्द गिर्द आज हमारी होगी सीधी बात। एक एक कर वो सवाल आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहला सवाल, सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी या फिर ब्राह्मण वोट बैंक टारगेट? क्या सिर्फ एक बयान दिया मायावती जी ने या फिर ब्राह्मण वोट बैंक को वाकई में टारगेट करने की कोशिश? क्या ये 2007 के समीकरण की ही नकल है? क्योंकि 2007 में बहन मायावती किस तरीके से बहुमत में आई थी और ब्राह्मण वोट बैंक साथ कर आई थी, क्या उसी को कॉपी करने की कोशिश? ब्राह्मण समाज के साथ उपेक्षा की भावना वास्तविक या फिर राजनीतिक कथन? ये इसीलिए कि क्या वास्तविक तौर पर उपेक्षा हो रही है, सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी और ये दर्शाने की कोशिश हो रही है? चौथा सवाल, सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर जातीय राजनीति का पुनरुत्थान क्या यूपी के लिए सकारात्मक है, एक पॉजिटिव स्टेप हो भी सकता है या नहीं? पांचवा सवाल, 2027 की रणनीति क्या बीएसपी अकेले अपने दम पर कर पाएगी मुकाबला? ये सवाल इसीलिए क्योंकि ये कहा जाता है कि बीएसपी अब यूपी में अपना जनाधार खो चुकी है। बीएसपी की अगर देखा जाए तो यूपी में अब ताकत नहीं रही है और यही एक बड़ी वजह भी है कि विपक्ष जब हमलावर हो रहा है तो विपक्ष अपने बयानों में ये कह भी रहा है कि मायावती कमजोर हो चुकी है, बीएसपी कमजोर हो चुकी है, बसपा कमजोर हो चुकी है। और ऐसे में ये जो पॉलिटिकल टैक्टिक्स है जो यहाँ पर आज बसपा की तरफ से या फिर ये कहिए कि बहन मायावती की तरफ से अपनाने की कोशिश हुई है, तो इसीलिए आज इन्हीं सवालों पर हम करेंगे चर्चा। ये सवाल बेहद अहम हो जाते हैं और 2027 के विधानसभा चुनावों पर क्या असर डालते हैं, ये तमाम बातें जानना समझना जरूरी है। और इसके लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, एक एक कर उनका परिचय भी हम आपसे करा देते हैं। खेमचंद शर्मा जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। पूजा मिश्रा जी हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। उज्जवल पाठक जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। गौतम राणे सागर जी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, हमारे साथ विचारधारा को अच्छी तरीके से रखेंगे, समझाएंगे हमें सारी चीजें और उम्मीद करते हैं एक सार्थक चर्चा आज होगी। और शुरुआत खेमचंद शर्मा जी के साथ चले यहाँ पर करते हैं भारतीय जनता पार्टी की ही, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार है, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कितना चैलेंजिंग है उनके लिए जब बहन मायावती यहाँ पर ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही हैं। शर्मा जी, मायावती अपने जन्मदिन के मौके पर जिस तरह से बयानबाजी करती हैं और वो ब्राह्मणों के अपमान की बात को दोहराती हैं, और बीते महीने में या पिछले महीने की ही आप बात कर लीजिए, ब्राह्मण बैठक का मुद्दा किस तरीके से गरमाया, ब्राह्मणों की बात निकलकर सामने आई कि उनका अपमान हो रहा है या अपमान हम नहीं सहेंगे, तमाम बातों को कहीं ना कहीं रिपीट करते हुए सोशल इंजीनियरिंग का काम, वो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला आज बहन मायावती की बातों में दिखा है। क्या एक बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए, क्योंकि अगर ब्राह्मण वोट बैंक मायावती के खाते में जाता है तो एक करारी चोट पड़ सकती है, वो भी तब जब ऑलरेडी क्रैक है आपके अंदर ब्राह्मणों को लेकर। नमस्कार मोनिका जी, सभी को नमस्कार। संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
सबसे पहले तो आपके टीवी के माध्यम से मैं बहन मायावती को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनको अच्छा स्वास्थ्य दे और ऐसे ही वो जैसे दबे कुचले समाज में वो काम करती हैं वैसे ही काम करती रहें। रही बात बहन जी ने क्या बोला, देखिए उनका हक है, वो भी एक बड़ी पार्टी की अध्यक्षा हैं, बड़ी नेता हैं, कई बार सीएम रही हैं और वो अपनी पार्टी की बात अपने मंच पे रख रही हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी के राज में ब्राह्मणों के साथ, तो ब्राह्मणों के साथ पूरे सम्मान के साथ व्यवहार किया जा रहा है। अभी आप सरकार में देखेंगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण है और एमएलए और एमपी या ऑर्गेनाइजेशन में भी ब्राह्मणों को बहुत बराबर का अधिकार दिया हुआ है या सम्मान दिया हुआ, मान सम्मान दिया हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी सबके लिए काम करती है, सबका साथ सबका विकास के आधार पर हम लोग काम करते हैं। एक विशेष धर्म या जाति के लिए भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती। समाजवादी पार्टी या फिर आप बीएसपी देखेंगे तो उनका एक विशेष वर्ग है, उसी के लिए वो काम करते हैं। विशेषकर समाजवादी पार्टी वो एक पर्टिकुलर आप कह सकते हैं धर्म वाले लोगों को प्रायोरिटी देती है, बाकी लोगों को आइसोलेट करती है, परिवार को प्रायोरिटी देती है। परिवार में एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, महामंत्री बनते हैं। ये बड़ी गजब की बात है, एक ही परिवार से दो दो तीन तीन एमपी मिलेंगे आपको, चार चार पांच मिल जाएंगे कभी कभी। उसी में अध्यक्ष भी है, महामंत्री भी उसी फैमिली से दो दो तीन तीन मिल जाएंगे। तो ये लेकिन सारी शर्मा चीजें जी ठीक है, आप समाजवादी समाजवादी पार्टी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। समाजवादी पार्टी परिवारवाद की राजनीति करती है, एक परिवार से 5 एमएलए मिल जाएंगे, ठीक है जो बात आप कह रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास पर भारतीय जनता पार्टी चलती है, ठीक है चले ये बात भी मानते हैं। तो फिर हाल ही के दिनों में ब्राह्मण अपमान के मुद्दे कैसे उठ गए? आपकी पार्टी के ही भीतर खाने के तमाम नेता उनको लेकर ये तमाम बातें सामने आती हैं, नोटिस थमाया जाता है, उसको लेकर उपेक्षा की बात सामने आती है, अपमान की बात सामने आती है और आप कहते हैं कि सब ओके है, ऑल इज गुड। देखिए मैं भी यूपी से आता हूँ, ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मणों के साथ लगातार बैठता हूँ। ब्राह्मणों के अपमान की बात नहीं रही। जो आप सो कॉल्ड मीटिंग की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी है और डेमोक्रेटिक पार्टी में मीटिंग्स बात संवाद चलता रहता है, ऑफिशियल अनऑफिशियल मीटिंगें चलती रहती हैं। कोई ऐसा ऑफिशियल मीटिंग नहीं है कि भाई पूरे ब्राह्मणों के धड़े की मीटिंग की हो। कुछ लोग मिले हैं, चाय पानी पे मिले हैं। अब जो ऑर्गेनाइजेशन को चले नोट ये लेना तो चाहिए, बचाव ऑर्गेनाइजेशन के ने लिए नोट लिया है, उत्तर हो गया और पॉजिटिव। इस मुद्दे को मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगी क्योंकि पहले भी कई बार हम इस पर डिबेट कर चुके हैं और ये बचाव के लिए बार बार सेम जो स्टेटमेंट है कि चाय पानी के लिए ब्राह्मण के तमाम ब्राह्मण नेता एकजुट हुए थे, मिले थे। चलिए ये पुरानी बातें हो गई, नई बातों पे जरा आ जाते हैं जो कि आज का एक गर्मा गर्म मुद्दा है। पूजा मिश्रा जी समाजवादी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। पूजा मिश्रा जी, जब समाजवादी पार्टी ये कहती है, विपक्ष ये कहता है कि मायावती की पार्टी बसपा पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, वो कमजोर हो चुकी है, उनका कोई जनाधार नहीं बचा है, तो फिर इतनी तीखी प्रतिक्रिया उनकी एक बयानबाजी से आखिर क्यों सामने आ रही है? उनकी एक बयानबाजी जो आज उनके जन्मदिन पर मौके पर सामने आती है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में स्टेटमेंट्स की बाढ़ सी आ गई है। आपको नमस्कार मोनिका जी, जी आपको भी नमस्कार। सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी आपको और भी। आज माननीय डिम्पल यादव जी का जन्मदिन है और माननीय मायावती जी का भी जन्मदिन है। हमारी नेता डिम्पल यादव जी को भी जन्मदिन की बधाई और मायावती जी को भी जन्मदिन की बधाई। जी हमारी तरफ से भी। हो जी, धन्यवाद। मोनिका जी, जब हम बात कर रहे हैं कि अभी जो मायावती जी का बयान आया है उसमें प्रतिक्रिया क्यों आ रही है, नहीं आनी चाहिए, अभी आपने हमें बुलाया है, देना तो पड़ेगा प्रतिक्रिया, फिर आप कहेंगे प्रतिक्रिया क्यों आ रही है। आप प्रश्न पूछेंगे और आप चाहेंगे उसका जवाब नहीं तो आएगा। अभी ब्राह्मणों की बात चल रही थी और भाजपा के प्रवक्ता कहे कि मैं ब्राह्मणों के बीच में बैठता हूँ। या तो ये झूठ बोल रहे हैं या तो ब्राह्मणों के बीच में नहीं बैठते हैं, क्योंकि फैक्ट ये नहीं है। और ये अगर दिल पे अपने हाथ रख लें और जब मैं ये सेंटेंस कह रही हूँ या तो ब्राह्मणों के बीच में नहीं बैठते हैं या तो ये जो है झूठ कह रहे हैं, तो इनको पता होगा कि इनके ब्राह्मण मित्रों ने, इनके ब्राह्मण नेताओं ने इनसे क्या कहा हुआ, वो बाकी जग जाहिर है। हाँ, मायावती जी जो है इससे पहले उनको ना अपनी धुरी ढूंढनी है। वो भाजपा के अगेंस्ट में आपने देखिए कि आपने प्रश्न पूछा मायावती जी के बयान पे और भाजपा के जो प्रवक्ता है वो कहाँ पे चले आए, समाजवादी पार्टी को टारगेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि इनको दिख रहा है कि मायावती जी के साथ में तो हम बैक में मिल ही लेंगे, हमें टारगेट किसे करना है, समाजवादी पार्टी को करना है, क्योंकि लड़ाई तो उनकी हमसे है, हम ग्राउंड पे रह करके लड़ रहे हैं, हम अधिकारों की बात कर रहे हैं। इसीलिए आप जाकर के अभी किसी से प्रश्न पूछने के लिए चले जाएंगे, अभी बसपा का भी प्रवक्ता बैठा होता, आप उससे प्रश्न पूछ रहे तो वो भी समाजवादी पार्टी की बात कर रहा होता। क्यों बात कर रहा था? क्योंकि समाजवादी पार्टी धरातल पे रह करके धरातल की समस्याएं उठाते हुए सबके अधिकारों की बात कर रही है। और जहां तक बात रही ब्राह्मणों के अपमान करने की, तो वो तो जो है भाजपा सरकार में जिस कदर हो रहा है कि इनके खुद के एमएलए एमपी उपेक्षित फील कर रहे हैं कि मूर्ति का अनावरण होता है और ब्राह्मण
वीके पार्टी के 3 ब्राह्मण शिरोमणियों का मूर्ति का अनावरण होता है और वहां से एक दिन पहले ब्राह्मण मीटिंग कर रहे होते हैं और वहां पे उनका वर्चस्व नहीं दिख रहा होता है। आप सोचिए कि आपने जो है 3 मूर्तियों का अनावरण किया, वाजपेयी जी के जो है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, आपने वहाँ पे जो है दीनदयाल उपाध्याय जी के मूर्ति का अनावरण किया और आपके ब्राह्मण एमएलए एमपी वहां पे नहीं है, तो उनको दिख रहा है कि उनका रिप्रेजेंटेशन होने के बावजूद भी उनके अधिकारों की जो बात करनी चाहिए वो बात नहीं हो रही है भाजपा सरकार में। और वही मायावती जी को लग रहा है कि क्योंकि भाजपा सरकार के है तो दोनों ही मौसेरे भाई हैं, तो इनको लग रहा है कि इनसे नाराज हो रहे हैं तो मैं पकड़ लेती हूँ, ये चल रहा है इनके यहाँ पे। इसीलिए आपने जब इनसे प्रश्न पूछा ना मोनिका जी, तो इन्होंने हमें टारगेट किया, ना कि जो है बसपा को टारगेट किया। इनको लग रहा है वो अगर पकड़ने का प्रयास कर रही हैं, वो तो हमारे लिए ही कर रही है ना, वो पकड़ के कहाँ लेकर के जाएंगी, ये तो सच्चाई से बदले नजर। इसीलिए आप अभी फिर जाएंगे तो फिर ये जो है हमें टारगेट करेंगे। हो सकता है कि मैंने कुछ बोल दिया है तो एक बार के लिए बचने का प्रयास तो हम ये कहें कि बसपा बीजेपी की टीम भी है। पूजा मिश्रा जी, आपकी बातों से क्या हम ये कहें कि बसपा बीजेपी की टीम भी है? क्या हाथ कंगन को आरसी क्या? आप फिर चले जाइए भाजपा के प्रवक्ता के पास में, आपने पूछा था ना प्रश्न, उन्होंने समाजवादी पार्टी की चर्चा क्यों उठाई? उनको बताना चाहिए था ना कि बसपा किस तरीके से नहीं कर रही है। मैंने बोला ना कि ये क्योंकि इनसे छिटक गए हैं तो इन्होंने लगा दिया मायावती जी को। आप वरना सोचिए कि विपक्ष का कोई भी व्यक्ति कार्यक्रम कर रहा हो, उसको बसें नहीं मिल रही होती है, मायावती जी का कार्यक्रम। पूजा मिश्रा जी ने जिस तरीके से बातें कही है, खेमचंद शर्मा जी, ठीक है, ये जवाब भी मैं उनसे जरूर लेती हूँ। खेमचंद शर्मा जी, बात तो ठीक भी है, देखिए जो पूजा मिश्रा जी कह रही हैं, चिंगारी यहाँ पर छोड़ी बीएसपी की तरफ से मायावती जी ने, ठीक है, मायावती चिंगारी छोड़ती हैं, लेकिन उस चिंगारी में पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का काम आप कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के घर में, ऐसा क्यों भाई? देखिए, समाजवादी पार्टी वाले एक तो बहुत ज्यादा घमंड में हैं, एक बड़ी नेता को किस तरीके से इग्नोर कर रहे हैं कि भाई वो नहीं, उनका तो कोई अस्तित्व नहीं है। सराहना कर रहे हैं, आप बड़ी सराहना कर रहे हैं मायावती की, आप कह रहे हैं कि बड़े नेता का विरोध कर रहे हैं, तो बड़े नेता तो मुलायम सिंह यादव भी थे, आप लोग विरोध करते थे। मोनिका जी वो बड़ी नेता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो हमारी विचारधारा एक नहीं है, ये भी कोई, इसमें भी कोई दोहराय नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता ये नहीं कहेगा कि मायावती जी का कोई जनाधार नहीं है, मायावती जी की कोई स्टैंडिंग नहीं है। मायावती जी का अपना जनाधार है, उनकी स्टैंडिंग है और वो अपनी स्टैंडिंग के अनुसार बयान दे सकती है, उन्होंने दिया। आपको लगता है कि एक टफ कॉम्पिटिटर हो सकती है मायावती आपके लिए 2027 के चुनावों में? लेट मी मोनिका जी, मैं तो आप ही की आप बात जो कर रहे हैं उससे सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं। अगर आप इतनी सराहना उनकी कर रहे हैं खेमचंद शर्मा जी, इतनी सराहना कर रहे हैं, तो मुझे वो कॉम्पिटिटर फ्रेंड ज्यादा लग रही है। मैं सराहना नहीं कर रहा, मैं अपोनेंट को सम्मान देने का काम कर रहा हूँ, ये उनको अपमानित करने का काम कर रही हैं। हमारे यहाँ पे अपोनेंट को कोई दुश्मन नहीं माना जाता, हम समाजवादी पार्टी वालों को भी दुश्मन नहीं मानते, हम सबके साथ मिलकर काम करते हैं, हमारी सरकार सबके साथ मिलकर काम भी करती है, सबसे सजेशन भी लेती है, सहयोग भी लेती है और सकारात्मक तरीके से काम करती है। तभी हमने उत्तर प्रदेश में वो काम करके दिखाया जो 22-25 साल में बीएसपी और जो एसपी की सरकारें थी वो नहीं कर पाई, क्योंकि हम लोग कुंठा के साथ काम नहीं करते। हम ये भी नहीं देखते कि ये समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, बीएसपी का कार्यकर्ता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, इसके लिए काम नहीं होगा, इसको योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, इसके गांव में योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। समाजवादी पार्टी के समय में एक नहीं, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है। मैं आज से नहीं 17-18 साल से पॉलिटिकल कार्यकर्ता के तौर पर एक्टिव हूँ। जब इनकी सरकार थी, साफ संदेश था इनके एमपी, एमएलए और मंत्रियों का, अगर कोई ब्राह्मण इनके दरबार पे आ रहा है या दरवाजे पे आ रहा है तो उसको भगा दो, वो कोई इनके काम का नहीं है, क्योंकि इनको वोट नहीं करता, इनका साथ नहीं देता, इनके साथ नहीं खड़े होता, तो उनके काम क्यों करें? ब्राह्मण को ये दरवाजे से भगा दिया करते थे। आज जब इनको पता है कि इनका आधार, जनाधार, लेकिन यही ब्राह्मण वोट बैंक तो आपने छुई ना बीएसपी से, समाजवादी पार्टी ने थोड़ी छीना। वो ब्राह्मण वोट बैंक उत्तर प्रदेश का जो कभी बीएसपी के पाले में रहा करता था, उसको छीनने का काम तो बीजेपी ने किया, एसपी ने थोड़ी किया। भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मण हमेशा से रहा है। विधानसभा में एक इलेक्शन में कैसे बातें कर रहे हैं, बीएसपी के साथ इतना बड़ा ठेका ले रखा हुआ है समाजवादी पार्टी को टारगेट करना है आपको। पार्टी के साथ खड़ा है। जी, आपकी सारी बातें घूम फिर कर एसपी पर आ रही हैं, जबकि यहाँ पर बीएसपी की बात हो रही है, सवाल बीएसपी को लेकर है, लेकिन सारी बातों में आपकी जो जवाबदेही है वो एसपी पर घूम कर जा रही है। और जिस तरह से आप कह रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि अंदर खाने कॉम्पिटिटर कम फ्रेंड ज्यादा है बीएसपी बीजेपी की। आपकी ऑडियो क्लियर नहीं है, आपकी ऑडियो नहीं आ पा रही है शर्मा जी, अनम्यूट कीजिए।
चलिए लौटेंगे खेमचंद शर्मा जी के पास। ऑडियो का शायद कुछ प्रॉब्लम है, इनकी ऑडियो थोड़ी सी दुरुस्त की जाए, अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी। पूजा मिश्रा जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं, लौटूंगी पूजा मिश्रा जी मैं आपके पास भी। उज्जवल पाठक जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है। सवाल उज्जवल पाठक जी आपसे, देखिए कांग्रेस के पास अभी वो जनाधार नहीं है उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी के पास है और जो भारतीय जनता पार्टी के पास है। सिमिलरली ये सत्य है, ये कटु सत्य है कि बसपा के पास भी नहीं है अब वो जनाधार। तो क्या आपको लगता है जो सोशल इंजीनियरिंग मायावती की तरफ से आज करने की कोशिश की गई है, ये कांग्रेस के लिए एक चुनौती साबित हो सकती है? क्योंकि यही सोशल इंजीनियरिंग या फिर यही वोट बैंक न सिर्फ ब्राह्मण बल्कि तमाम उत्तर प्रदेश की जनता को अपने पाले में लेने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से भी हो रही है। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग फेज हो सकता है कि बीएसपी भी सामने कॉम्पिटिटर के रूप में है। देखिए मोनिका जी, मैं आपके मंच से यह स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी को ब्राह्मणों के संदर्भ में किसी प्रकार की कोई सोशल इंजीनियरिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण समाज और पूरा प्रदेश जानता है कि सन 37 से गोविंद बल्लभ पंत जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे ब्रिटिश काल से, और जब तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही है, मुख्यमंत्री ब्राह्मण ही रहा है। एक या दो लोगों को अब वीर बहादुर सिंह इनका अपवाद यदि हटा दिया जाए तो जब तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही है मुख्यमंत्री ब्राह्मण ही रहा है। तो इस तथ्य के साथ ब्राह्मण समाज जुड़ा है और ब्राह्मण समाज कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास कर रहा है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण समाज को धार्मिक भावनाओं के आधार पर एक तरीके से भावनात्मक रूप से छला 2 पंचवर्षीय, ब्राह्मण समाज जान चुका है कि किस प्रकार हमको इमोशनल करके टारगेट किया जा रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई सबसे पहले उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में सबसे पहले गोरखपुर में पंडित हरिशंकर तिवारी को इन लोगों ने टारगेट किया। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले हरिशंकर तिवारी को टारगेट किया। इसके बाद चुन चुनकर ब्राह्मणों की हत्या की गई, ब्राह्मणों के ऊपर एनकाउंटर कराया गया, उनके ऊपर तमाम आत्मघाती हमले करवाए गए। इसके साथ साथ तमाम ऐसी घटनाएं कारित कराई गई जिससे ब्राह्मण समाज कमजोर हो। और मायावती जी की आप बात कर रही है, मायावती जी की ऐसी सरकार थी जब ब्राह्मणों के ऊपर सबसे अधिक फर्जी SC ST के मुकदमे दर्ज किए गए और बाद में न्यायालय ने उनको बताया कि ये नहीं फर्जी SC ST के मुकदमे थे, ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई। तो ऐसा नहीं है, मायावती जी की सरकार में भी ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हुआ, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार और उनके ऊपर लक्षित तरीके से हमला और उनकी उपेक्षा, इसकी पराकाष्ठा हो गई। अब ये बताइए कि यदि ब्राह्मण अनौपचारिक रूप से आपस में बैठकर कोई चर्चा कर लेता है तो इनका कल का प्रदेश अध्यक्ष, जो कल प्रदेश अध्यक्ष बना है, वो ब्राह्मणों को अल्टीमेटम देता है। आप एक तरीके से ब्राह्मण समाज को कमजोर साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज को बता रहे हैं कि हमारा संगठन और हमारी सत्ता आपसे और आपके एक तरीके से वर्चस्व और प्रतिष्ठा से बड़ी है। उज्जवल जी, जो बातें आप कर रहे हैं वो सब चलिए ठीक है, वो जो बातें आप कर रहे हैं वो ठीक है कि कांग्रेस के राज में ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुए, ब्राह्मण को काफी सम्मान कांग्रेस ने वक्त के साथ दिया, समय समय पर दिया। लेकिन अभी अगर मैं आ रही हूँ शर्मा जी, एक सेकंड में आती हूँ। लेकिन अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन कांग्रेस की है उसमें ये क्लियरली दिखता है कि ब्राह्मण हो या कोई भी जाति के समुदाय के लोग ही क्यों ना हो, अभी वो जनाधार कांग्रेस के पास नहीं है जो होना चाहिए था, या फिर जिस तरह की जोर आजमाइश आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से की जा रही है। ऐसे में मायावती की तरफ से जो ये फॉर्मूला अपनाया गया है, ये तो बल्कि उनका एक हिट फॉर्मूला रहा है। आप 2007 को याद कर लीजिए, ये तो उनका हिट फॉर्मूला रहा है ना। तो अगर वो उसी फॉर्मूले को रिपीट कर रही हैं तो ये कांग्रेस के लिए या अन्य पार्टियों के लिए एक चैलेंजिंग फेज जरूर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? देखिए मोनिका जी, सबसे पहले मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। सबसे पहले मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि जैसा कि अभी शर्मा जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, कि डिप्टी सीएम भी ब्राह्मण है। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के पास मुख्यमंत्री का दर्जा तो है, डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री का दर्जा तो है, परंतु उप मुख्यमंत्री का रुतबा नहीं है। यदि ब्रजेश पाठक जी के पास उप मुख्यमंत्री का रुतबा होता तो ब्राह्मणों की हितों की रक्षा करने में सक्षम होते, और ये प्रदेश अध्यक्ष जो कल प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, ये ब्राह्मणों को धमका नहीं पाते, अल्टीमेटम नहीं दे पाते। तो मैं बता देना चाहता हूं, ब्रजेश पाठक के पास उप मुख्यमंत्री का रुतबा नहीं है, केवल दर्जा है।
भारतीय जनता पार्टी में। ये स्थिति तो है यानी कि ब्राह्मणों आपका कहना है और कि मैं आपके ब्राह्मणों का सवाल का जवाब अपमान भी किया देने जा की रहा कोशिश है और उस अपमान को सम्मान के रूप में अगर बदलने का काम कोई कर सकता है तो वो कांग्रेस कर सकती है। शर्मा जी हालांकि इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं लूंगी शर्मा जी आपसे आंसर पर, थोड़ा सा वेट कीजिए। इंडिया गठबंधन जी जी मैं लूंगी आंसर, थोड़ा सा वेट कीजिए। उज्जवल अपमान पाठक जी आपके पास भी लौटेंगे। गौतम राणे सागर जी भी हमारे साथ हैं क्योंकि ये तमाम तीनों पक्षों की बातें गौतम राणे सागर जी आपने सुनी कि ब्राह्मणों का कहाँ अपमान हो रहा है, कौन ब्राह्मणों का सम्मान कर रहा है, क्या ब्राह्मणों की सिचुएशन है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और आप भली भांति देख भी रहे होंगे, आंकलन कर भी रहे होंगे। अब जिस तरीके से मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग करने का काम आज किया है, क्या आपको लगता है ब्राह्मण प्लस दलित मिलाकर ये बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा के अनुरूप है या फिर एक राजनीतिक समझौता है? मोनिका जी, निश्चित तौर पे हमने सभी प्रवक्ताओं को और विद्वान प्रवक्ताओं को सुना है। जिस पार्टी के लिए वो नियुक्त किए गए हैं उस पार्टी के मजबूत पक्ष को रखते हुए सुना है, रखना भी चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि जहां तक ब्राह्मण वोटर्स की बात है, यहां हम आप सभी से अपने आप को अलग रखते हैं। इस देश में ब्राह्मण कभी वोटर रहा ही नहीं है, किसी का वोट बैंक नहीं रहा है। वो हमेशा एलिवेटर का काम करता है, फाउंडेशन का पिलर बनने की कभी कोशिश नहीं करता। अब जहां तक बहन जी के संदर्भ में बात है तो बहन जी का संदर्भ, अब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को दूर रखिए, बहन जी को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से कोई लेना देना नहीं रह गया है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से लेना देना रहता तो सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ये कहते थे कि लोकतंत्र में जब हम दूसरे दलों से लोकतंत्र की मांग करें, लोकतंत्र के अनुसार चलने का व्यवहार करें, तो पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र का भी ध्यान रखना चाहिए। बहन जी क्या पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र बहाल रख पा रही हैं या पूरी तरह से यूनिलेटरल होकर के अरिस्टोक्रेसी के आधार पर चला रही हैं? तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को यहाँ बहन जी के साथ घसीटने का प्रयास न किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कांसीराम साहब ने जब पार्टी बनाई थी उसका फुल फॉर्म रखा था बहुजन समाज पार्टी, और फिर उसी तरह से उन्होंने नेता भी तैयार किया था। इलाहाबाद से जग बहादुर पटेल को तैयार किया था। लेकिन तो सागर जी जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अब मायावती को कोई लेना देना रह ही नहीं गया है दलित समाज से, तो क्या दलितों का भरोसा मायावती से उठ चुका है पूरा? हम उसी पे आ रहे हैं। आपने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से जोड़ा, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नजरिए से आज के बीएसपी को देखना चाहिए। बिल्कुल। मान्यवर कांसीराम जी ने जब बीएसपी बनाई थी तो उसका फुल फॉर्म रखा था बहुजन समाज पार्टी, और पूरे प्रदेश में बहुजन के लीडर उस समय दिखते थे, चाहे राम लखन वर्मा हो, बरखूराम वर्मा हो, जग बहादुर पटेल हो, नंदलाल पटेल हो, रामकृष्ण यादव हो, रामनाथ यादव हो, तमाम दिखते थे। अब सबसे पहले बहुजन, जो बीएसपी का फुल फॉर्म बहुजन समाज पार्टी होता था, अब उसको बहन जी के पास आते ही उसका फुल फॉर्म बदल गया है। बहुजन समाज पार्टी से फुल फॉर्म बदल करके बहन जी संपत्ति परियोजना में तब्दील हो गया है। और बहन जी संपत्ति परियोजना को वही पुष्पित और पल्लवित कर सकता है जिसको फिर बीएसपी के नाम पे ब्राह्मण समाजवादी पार्टी कहिए। तो सवाल यह है कि आपने एक भूमिका और लिखी कि 2007 में ब्राह्मणों की सोशल इंजीनियरिंग की वजह से बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के मुख्यमंत्री बनी थी। तो यही गलतफहमी बहन मायावती जी के पतन का कारण बनी। 2007 का जो चुनाव हुआ था समाजवादी पार्टी के गुंडागर्दी के खिलाफ चुनाव हुआ था, और उस गुंडागर्दी से हर आदमी निजात पाना चाहता था, इसलिए ब्राह्मणों ने 2007 में वोट नहीं किया था। हाँ, लेकिन बीएसपी की तारीफ, समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट बीएसपी की तारीफ जरूर की थी, वोट पोल नहीं किया था। हाँ, लेकिन वोट पोल करने में मदद जरूर कराई थी, और उसी सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे बहन जी की राजनीति जो है पूरी तरह से समाप्त हो गई है जी। और दूसरा जो मसला है, अभी हमारे खेमचंद साहब कह रहे थे, हमें सुन करके बड़ा अच्छा लग रहा था। एक घटना हम भी दृष्टांत बता देते हैं।
पूजा मिश्रा जी अपने कार्यालय से मार के भगा रही थी खेमचंद शर्मा को, वो तो हम पकड़ के लेके गए कि भाई एक ब्राह्मण को क्यों ब्राह्मण मार के भगा रहा है। अरे कम से कम इतनी लफाजी नहीं होनी चाहिए। अगर आप बैठे हैं तो यथार्थता के करीब और यथार्थता के आधार पे अपनी बात रखनी चाहिए। और जहां तक बहन जी की बात है, बहन जी को ब्राह्मण से इसलिए जरूरत है, इसलिए बात कर रही हैं कि ताकि जो नए ब्राह्मण जिनको कोई वोट टिकट न देता हो, तो वो 2027 में जब चुनाव आएगा तो 120, 125, 150 सीटें वो दे देंगे, ताकि उसके बदले मोटा पैसा ले सके। और उनका काम है पैसा वसूलना। सवाल यह है कि ब्राह्मण न कभी निरीह था, न निरीह है, न निरीह रहेगा। जिसके श्राप में इतना ताकत है कि अगर वो गुस्से से श्राप किसी को दे दे तो सामने वाला भस्म हो जाएगा, वो कैसे निरीह हो पाएगा? और उसको बहन जी कैसे दुरुस्त कर पाएंगे, कैसे संभाल पाएंगे? तो सवाल ये उठता है बहन जी का इस समय जनाधार। और आजकल मैं तो आप लोगों का भी पूरी तरह से आसानमंद हूं। जब बहन जी कभी उफान पे हुआ करती थी, 1989 से जब पार्टी उफान पे आना शुरू की, 2007 तक 2012 तक जब उफान पे थी तब बहन मायावती जी का नाम लेने में आप लोगों को तकलीफ होती थी। अब वो जब पतन के कगार पे है तब इतना प्रेम उड़ रहा, तो ये लग रहा कि ये जो स्क्रिप्ट लिख करके आया है जहां से, आप लोग उस स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। देखिए ये सिर्फ आरोप है सागर जी, और इस आरोप पे मुझे सिर्फ हंसी के अलावा और कुछ नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर हम कोई बीजेपी से रिलेटेड बात करते हैं तो कह दी जाती है कि बीजेपी को लेकर स्क्रिप्ट मिल गई है, समाजवादी से लेकर बात करते हैं तो बात आ जाती है अच्छा आज समाजवादी वालों ने स्क्रिप्ट दे दी है। आप कह रहे हैं आज मायावती ने स्क्रिप्ट भेज दी है। मुझे समझ में नहीं आता ये स्क्रिप्ट आती कहां से है, क्योंकि हर न्यूज चैनल में एक टेलीप्रॉम्प्टर होता है। और अगर यहाँ पर कोई भी प्रवक्ता स्टूडियो में आकर बैठ के देख ले, अगर मेरे टेलीप्रॉम्प्टर में एक भी चीज लिखी हो, एक शब्द भी लिखा हो, कभी भी आके देख ले, या सारे प्रवक्ता मेरे साथ जब डिबेट करें तो स्टूडियो में बैठ के भी कर सकते हैं। मैं खुला आमंत्रण देती हूं, टेलीप्रॉम्प्टर चालू रहेगा, ऑन रहेगा, लेकिन उसमें एक शब्द भी आपको नजर नहीं आएगा। ये सब यहाँ की बात है। चलिए खैर लौटेंगे और उस पर आगे भी चर्चा करेंगे। बीएसपी की आज बात हो रही है, मुद्दा यहाँ पर मायावती ने आज दे दिया है, क्योंकि मायावती के एक बयान से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक हलचल जरूर शुरू हो गई है। लेकिन आज जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला मायावती ने अपनाया है, क्या इससे 2027 की चुनावी रैया उनकी पार हो पाएगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे, चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। तो सीधी बात में आज हम बात कर रहे हैं मायावती के एक ऐसे स्टेटमेंट की जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में उठापटक पैदा कर दी है। और ये उठापटक है उत्तर प्रदेश के 10 से 14% के कोर वोट बैंक को लेकर, यानी कि ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर। आज मायावती जिस तरीके से बयान देती हैं उसे एक राजनीतिक संदेश जाता है, और उसके साथ ही ये क्लियरली समझ में आता है कि कैसे मायावती की तरफ से अब 2027 को देखते हुए सोशल इंजीनियरिंग का काम शुरू हो गया है। लेकिन ब्राह्मण प्लस दलित का फॉर्मूला क्या मायावती के लिए काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। क्योंकि अभी जब गौतम राणे सागर जी से चर्चा हुई तो उन्होंने कहा है कि दलित को अब भूल चुकी हैं बहन मायावती। तो ऐसे में दलित को जब वो भूल चुकी हैं और जो इस हश्र पर वो आकर खड़ी हो गई हैं, उस हश्र से उठना उनके लिए स्वयं में एक बड़ी चुनौती है। तो कैसे वो ये सब कर पाएंगे, ये वो तमाम सवाल। बहरहाल चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी हैं बीजेपी की तरफ से, पूजा मिश्रा जी समाजवादी पार्टी की तरफ से, उज्जवल पाठक जी कांग्रेस की तरफ से, गौतम राणे सागर जी अम्बेडकरवादी हमारे साथ हैं, इस चर्चा का हिस्सा है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। खेमचंद शर्मा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए खेमचंद शर्मा जी, आवाज आ रही है आपकी? जी जी ठीक है। सवाल मेरा खेमचंद शर्मा जी आपसे ही है, क्या आपको लगता है कि 2007 वाला मायावती का जो फॉर्मूला था, जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों को एकजुट करने का काम किया, ब्राह्मणों को साथ लाने का काम किया और जिससे उन्होंने बहुमत भी हासिल की, ये 2007 वाला फॉर्मूला 2027 के चुनावों में कहीं मायावती के लिए फिट बैठ सकता है, जो वो करने की कोशिश कर रही हैं? देखिए 2027 में किसी को कोई चांस, फिर से बीजेपी की सरकार आएगी, अच्छे तरीके से बीजेपी की सरकार आएगी। 36 समाज, 36 बिरादरी आज बीजेपी के साथ है। बीजेपी का सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो रियलिटी में सबके लिए बेनिफिट कर रहा है। आज बीजेपी के विधायक मुस्लिम डोमिनेटेड सीट से भी जीत रहे हैं, हर कास्ट, हर समाज, हर जाति की सीट से जीत रहे हैं, क्योंकि हम लोग सबके लिए काम कर रहे हैं। अभी हमारे मित्र ने बोला कि भाई ब्राह्मण डिप्टी सीएम तो है, लेकिन उनको
अधिकार नहीं है, उनका स्टेटस नहीं है या उनका दबदबा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनको स्टेटस दिया हुआ है। मित्र, हमारे यहाँ पे जिम्मेदारी मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी में ना स्टेटस माना जाता है, ना अधिकार माना जाता है, ना ही उसको महिमामंडित किया जाता है, वो जिम्मेदारी होती है। तो जिम्मेदारी उनके पास है और जिम्मेदारी के अनुसार पूरी पावर उनके पास है। तो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई जिम्मेदारी दी और पावर किसी और के पास है। तो ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। ये लोग इस समय भ्रमित हैं, कोई बेस नहीं है, ना समाजवादी पार्टी के पास जीतने का बेस है, ना बीएसपी के पास जीतने का बेस है। तो अपने अपने बेस को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है। वो भी पॉलिटिकल पार्टी है, तो कुछ ना कुछ तो ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, वो करते रहें। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पूरी तरीके से फोकस है। जो आदरणीय मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं और योगी जी जो अच्छे काम कर रहे हैं, उसको हमें जन जन तक ले जाना है और उसको ले जाने का काम हमारे उत्तर प्रदेश में रहने वाले लाखों कार्यकर्ता दिन रात कर रहे हैं। हम लोगों के बीच में रहते हैं, संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं और उसका फीडबैक लोगों तक पहुंचाते हैं। अभी छोटी मोटी मीटिंग को इतना ज्यादा जो प्रचारित किया गया है या पॉलिटिकल मुद्दा बनाया गया, वो इसलिए बनाया गया है कि भाई उसको चलो एक समाज को कहीं ना कहीं डराने का धमकाने का काम करो या कंफ्यूज करने का काम करो। लेकिन मैं आपको बता दूं, पॉलिटिकल मुद्दा बनाया नहीं गया खेमचंद शर्मा जी, वो ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल मुद्दा बन गया, क्योंकि यहाँ पर जो आपके नेता बयानबाजी करते हैं, जो मीटिंग होती है और उसके बाद जिस तरह के आरोप लगते हैं, वो खुद मुद्दा बन जाता है। लेट मी कंप्लीट मोनिका बोले आप बात पॉलिटिक्स में तो सब कुछ बन जाएगा। तो डिजिटल मीडिया का जमाना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ब्राह्मण समाज आदतन सबके लिए सोचता है, देश के लिए सोचता है, समाज के लिए सोचता है और वो अपने लिए कन्फाइन कभी भी नहीं रहता। तो जब अपने लिए कन्फाइन नहीं रहता और उनको पता है कि आज उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा काम जो कोई सरकार कर रही है तो वो योगी सरकार कर रही है, देश में अच्छा काम कर रही है तो मोदी सरकार कर रही है, तो समाज के भले के लिए, देश और प्रदेश के भले के लिए ब्राह्मण कभी भी इस समय बीजेपी से अलग नहीं होगा। तो आपका कहना है कि इस समय ब्राह्मण बीजेपी से अलग नहीं होगा। खैर, ये बात भी सत्य है कि समय के साथ ब्राह्मण वोट बैंक जो है, अगर वो बहन मायावती से छटका है, बीएसपी से छटका है, तो वो बीजेपी के पाले में गया है। और पूजा मिश्रा जी, इसी से जुड़ा मेरा सवाल आपसे है, समाजवादी पार्टी की जो राजनीति है वो पीडीए फॉर्मूला वाली राजनीति है, जो आप खुद भी पीडीए कहते हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जाता है। क्या आपको लगता है कि इस पीडीए में ब्राह्मण समाज जब समाजवादी के नजरिए से देखता है तो खुद को हाशिए पर महसूस करता है? मोनिका जी, देखिए, मैं आपके डिबेट में बैठी हूँ, डॉक्टर पूजा मिश्रा, और मैं ब्राह्मण समाज से आती हूँ। हमारे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी ब्राह्मण समाज से आते हैं, और जब हमारी सरकार थी तब नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी अध्यक्ष हुआ करते थे विधानसभा के। तो ये कहना कि समाजवादी पार्टी में जो है ब्राह्मण हाशिए पे खुद को देखता है, ये तो बिल्कुल सरासर गलत बात है। और आपको अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि मैंने जब कहा कि मायावती जी अपनी धुरी तलाश रही हैं, तो जो है मैंने मायावती जी का अपमान कर दिया। पर जब इन्होंने ये कहा कि जो है बसपा अपना बेस तलाश कर रही है, मतलब भाषा अगर इन्होंने बदल दी, तो ये जो है अपमान नहीं हुआ, मतलब वो बेस तलाश कर रही हैं, ये सम्मान हो जा रहा है। और डॉक्टर पूजा मिश्रा कह रही है कि धुरी तलाश कर रही है। सुना पूजा मिश्रा जी, आपने सुनी वो ये बात वो आ जाती है, वो सुना जब हिंदी में गाली देते हैं तो बहुत बुरी लगती है, अंग्रेजी में गाली देते हैं तो वही प्यार लगता है। तो कुछ यहाँ पे वही चीज लग रही है। ये दोनों का आधार अलग था। इन्होंने एक सिरे से पेंजी को उनकी पार्टी को नकारा, मैंने वैसा नहीं किया। नहीं, इंटरप्ट मत करिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। और उसके बाद इन्होंने बोला ब्राह्मणों की बात। बाबा परशुराम जी की जयंती होती है अक्षय तृतीया के दिन पे। जब समाजवादी पार्टी सरकार थी तो बाबा परशुराम जयंती पे छुट्टी दिया करती थी। इनकी सरकार बनी, पहला काम किया बाबा परशुराम जयंती पे छुट्टी बंद कर दी। उसके बाद में अभी जो है अब बार बार एक बात कहते हैं ना कि ये बार बार समाजवादी पार्टी का नाम ले जाना, क्योंकि समाजवादी पार्टी को बोलना पड़ेगा ना। वो रामधारी सिंह जी की कविता है कि क्षमा सोबती उस भुजन को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विचरहित विनीत सरल हो। तो जब जो मजबूती के साथ में लड़ रहा होगा, जिनसे आपको खौफ रहेगा, आप उन्हीं का तो नाम लेने चले जाएंगे। आप वहां नाम लेने नहीं चले, अपने कारण बेस तलाश रही हैं, उनका नाम लेने नहीं चलाएंगे। आपको पता है कि दंतहीन विचरहित विनीत सरल है, तो आप तो उनके साथ में जो है गलबैया कर ही लेंगे। तो आपको समाजवादी पार्टी की बात करनी पड़ेगी। और अभी इन्होंने कहा कि इनके यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है नहीं हो रखा हुआ है। ब्रिजेश पाठक जी का नाम जो है कांग्रेस के प्रवक्ता ने लिया हुआ था। तो कानपुर का मामला आपको ध्यान होगा मोनिका जी, जब जो है सीएमओ और जो है डीएम के बीच में युद्ध छिड़ा था, ब्रिजेश पाठक सीएमओ का समर्थन कर रहे थे और डीएम का समर्थन कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। और सेम का जो है चीज में इन्वॉल्व रहे दोनों लोग, एक का निलंबन हो जाता है और दूसरा बैठा रहता है। क्यों? क्योंकि डीएम के ऊपर में माननीय मुख्यमंत्री जी का हाथ होता है और सीएमओ के ऊपर में
ब्रजेश पाठक जी का हाथ होता है। तो वो दिखाता है कि किसकी कहाँ पे कितनी महत्ता है। और हाँ, ब्राह्मण की बात की इन्होंने कि ब्राह्मण समाज जो दिशा दशा की बात करता है। रत्नाकर मिश्रा जो है मिर्जापुर से आपके विधायक है और वो उस मीटिंग में थे। जब आप जो है आपके साथ में वो मीटिंग होने के बाद में जब ब्राह्मणों की मीटिंग हुई मोनिका जी, तो पहला जो बयान किसी ने दिया था वो रत्नाकर मिश्रा ही मीडिया के सामने आए थे। उन्होंने अपने घर पे जो है पॉडकास्ट तरीके से बयानबाजी अपना बिल्कुल दिया हुआ था। तो उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हम जो है सब लोग मिल करके छोटी सी मीटिंग कर रहे थे या चाय पानी कर रहे थे या जो है भाजपा के जो मंथन है उस पर कर रहे थे या जो है जो 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं ब्राह्मण शिरोमणि का मूर्ति अनावरण करने का उसकी चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि समाज की दशा दिशा खराब हो गई है, मतलब भाजपा सरकार है और समाज की दशा दिशा खराब हो गई है। और ये ब्राह्मण विधायक जो भाजपा के हैं, ब्राह्मण विधायक और सांसद, वो बैठ करके मीटिंग कर रहे थे कि समाज की दशा दिशा कैसे सही की जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो है आपने कितना उपेक्षित कर रखा है उनको कि वो मीटिंग कर रहे हैं समाज की दशा दिशा को लेकर के, और उसके बावजूद भी वो आपके साथ में, संगठन के साथ में नहीं कर रहे हैं, सरकार के साथ में नहीं कर रहे हैं। वो इतना उपेक्षित फील कर रहे हैं कि वो अपनी बात समाज को लेकर के आपके बीच में नहीं रख पा रहे। और आप कह रहे सब बढ़िया है, इनके यहाँ पे केशव प्रसाद मौर्य ना तो ये ब्राह्मणों के सगे हैं, किसी के सगे नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य जी आते हैं यहाँ इलाहाबाद में, आपको पता ही होगा मोनिका जी, सतुआ बाबा है एक, तो अधिकार ली है। आप लोग काफी चला रहे हैं, मैंने पहली बार उस कार की नाम सुनी है। तो सतुआ बाबा के यहाँ पे डीएम रोटी बना रहे थे, हमारे इलाहाबाद के डीएम माघ मेला चल रहा है तो उस रोटी बना रहे थे। तो सतुआ बाबा आते हैं हमारे जो है केशव प्रसाद मौर्य जी और कहते हैं कि जो है डीएम रोटियां नहीं बनाएंगे किसी का। उसके 2 दिन बाद में आते हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और योगी आदित्यनाथ जी आते हैं कार्यक्रम करने के बाद में सीधा जाते हैं सतुआ बाबा के आश्रम में। सतुआ बाबा का आश्रम झूसी की तरफ में जो घाट है उससे जस्ट अपोजिट में पक्का बना हुआ। उसके बाद में उन्होंने जमीन भी खूब लंबी चौड़ी ले रखी है माघ मेला में। तो आप बताइए डीएम केशव प्रसाद मौर्य जी की सुनेगा? 2 दिन पहले आकर के एक उप मुख्यमंत्री कह रहा होता है डीएम को कि रोटी मत बनाइए क्योंकि रोटी बना रहे होते हैं मेला का काम कार्यभार ना लेकर के। और 2 दिन बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं और जो डीएम है उनको शाबाशी देते हैं कि आप बढ़िया काम कर रहे हैं, सतुआ बाबा की रोटी बना रहे हैं, सतुआ बाबा का कार लेंगे और उस पर डिस्कशन चलेगा। तो ना तो इनके यहाँ पे ब्राह्मण का सम्मान है, ना तो इनके यहाँ पे जो है शर्मा जी बताइए, इसका जवाब तो अब आप ही दे सकते हैं। ये आप लोग तो माननीय मतलब मुख्यमंत्री जी सिचुएशंस होती है ना जीवन की, वो सिचुएशंस भी कि भारतीय जनता पार्टी के राज में अब जातियों में बंटकर रह गई हैं कि जातियों के आधार पर रिएक्शंस होंगे। मोनिका जी खिचड़ी बना दी। अगर मौर्य जी सतुआ बाबा जी के आश्रम में नहीं जाते तो उनको पता है खिचड़ी बनती भी है आश्रम में, नहीं वो खिचड़ी बन, संक्रांति वाली खिचड़ी बनाई है इन्होंने। वहां पे माघ मेला चल रहा है, व्यवस्था है, अच्छा काम कर रहे हैं। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी अपने हिसाब से, क्योंकि वो काफी डिपार्टमेंट देखते हैं जिनका वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, मुख्यमंत्री जी अपने हिसाब से वहाँ पे गए हैं और कोऑर्डिनेटेड तरीके से सहयोग चल रहा है। बहुत भव्य तरीके से मेले का आयोजन किया गया है, साफ सफाई है, सुविधाएं हैं, सबको सुविधाएं दी जा रही है। जिन बाबा का नाम कर रहे हैं उन बाबा से भी कुछ, अरे पूजा जी सुन लीजिए, सतुआ बाबा से भी मेरी मुलाकात ब्रज में हुई थी, मथुरा में हुई थी। सड़कें सुनसान है। देखिए अब ये जो है पूछिए इलाहाबाद वासियों से, आपने जो है माघ मेला की अब बात नहीं कर सकते, जितने लोग आते थे। आपने जो महाकुंभ में इतनी अव्यवस्था फैलाई ना, सच्चाई ये है कि आपने बाकी टीवी वो तो कवर कर लिया, लेकिन जो माउथ कन्विंसिंग होती है, जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, आप है ना टॉपिक चेंज कर रहे हैं, तो माघ मेले में टॉपिक चेंज कर रहे हैं। पहला टॉपिक था सुविधाओं का, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी वहाँ पे दी गई है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी वहाँ पे दी गई है। आज हो जैसे आप सुविधाओं पे बात नहीं कर पाए तो आपने भीड़ पे अपना मुद्दा चेंज कर दिया। आज अभी हम देख रहे हैं पिछले 3-4 दिन से बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है। मैं आपको बता दूं कि पिछली बार से ज्यादा माघ मेले में आप लोग देख रहे हैं। ठीक है प्लीज, इतना कोई बात नहीं, ऐसे हलवा ऐसे सच में खिचड़ी पक जाएगी और कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और खिचड़ी का स्वाद जरा उज्जवल पाठक जी को भी चखाने दीजिए। उज्जवल पाठक जी, मायावती ये कहती है कि अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी, क्या कांग्रेस अकेले अपने दम पर उसी तर्ज पर चुनाव लड़ेगी 2027 के, या फिर समाजवादी पार्टी का दामन थामेगी, समाजवादी पार्टी के साथ नजर आएगी? देखिए मोनिका जी, राजनीति संभावनाओं का खेल है, परिस्थितियों का खेल है। आगामी परिस्थितियां और मुद्दे ये तय करेंगे कि गठबंधन होगा या पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। लेकिन क्या आपको लगता है, आप कह रहे हैं ठीक है संभावनाओं का खेल भी है उज्जवल पाठक जी,
उज्जवल पाठक जी, आप अगर संभावनाओं का खेल भी कह रहे हैं कि वक्त तय करेगा, तो क्या कांग्रेस को खुद अपने पर भरोसा नहीं है? जैसे मायावती को खुद अपने ऊपर भरोसा है, वो कह रही है कि मैं अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ूंगी, तो कांग्रेस ये क्यों नहीं कह पा रही है कि हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि जो समीकरण है वो ऐसा लग रहा है कि 2027 में फिर से दो लड़कों की जोड़ी कहीं दोबारा ना दिखे। देखिए मोनिका जी, राजनीति में कुछ कह देना फिर आगे चल के वही होना, इन दोनों में अंतर होता है। अभी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी परिस्थितियों के हिसाब से, परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए आगे की रणनीति तय करेगी। यदि हम कई मुद्दों पर सक्षम होंगे तो हम पार्टी आला कमान हमारा ये तय करेगा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे या समाजवादी पार्टी के साथ लड़ेंगे। हम पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नाम की कोई चीज होती है, उसी के अनुसार कार्य किया जाएगा। मायावती जी यदि इंडिया गठबंधन में आना चाहे तो उनका स्वागत है। यदि वह अति आत्मविश्वासी होकर अकेले चुनाव लड़ना चाहे तो कहीं ना कहीं वो उसके लिए स्वतंत्र है, संप्रभु है। यहाँ पर अभी शर्मा जी ने कहा था कि एक छोटी सी मीटिंग हो जाती है तो इसको इतना बड़ा बवाल बना देते हैं। भाई आपके प्रदेश अध्यक्ष ने ही बवाल बनाया उसको। मीटिंग को इतना किसी ने बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया था। हर समाज की, हर पार्टी में प्रत्येक समाज की मीटिंग होती है। आपके भारतीय जनता पार्टी में ही पिछड़ा प्रकोष्ठ की मीटिंग हुई, दलित प्रकोष्ठ की मीटिंग हुई, तमाम मीटिंग हुई। पंकज चौधरी स्वयं कुर्मी समाज की मीटिंग में जाते रहे, दिल्ली से लेकर यहाँ तक। लेकिन ब्राह्मण बैठ करके चोखा बाटी खा लिए तो आपके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा, दिल्ली से लेकर के और लखनऊ तक पहाड़ टूट पड़ा। मैं इस मंच से एक बार पुनः कह देना चाहता हूं, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण विरोधी मुख्यमंत्री हैं, ब्राह्मण विरोधी सरकार चला रहे हैं। और ब्राह्मणों को यदि अपने हित की रक्षा करनी है तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाकर रखनी होगी और अन्य दलों की ओर अपना रुझान करना होगा। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो या प्रदेश स्तर पर हो, मुख्यमंत्रियों से लेकर के बड़े बड़े पदों पर ब्राह्मण रहे हैं और निचले तबके से लेकर के बिहार में भी हमने मुख्यमंत्री, पहला मुख्यमंत्री हमारा ब्राह्मण था और बिहार में कहा जाता था नदी नाला सरकार। लेकिन आप कितना भी इस बात का रिपीटेशन आप हिस्ट्री का करते रहे उज्जवल पाठक जी, उज्जवल पाठक जी, कितना भी आप हिस्ट्री का रिपीटेशन करते रहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि हिस्ट्री का ये रिपीटेशन बार बार करना आपको 2027 में आपके चुनावी नैया पार करा पाएगा? क्योंकि अब हिस्ट्री हो गई है और जो मौजूदा दौर है, युवा जनता उसी के आधार पर बात कर रही है, उसी के आधार पर वोट दे रही है। और जो असलियत है वो उत्तर प्रदेश की ये है कि बीजेपी ने सारा कुछ टेक ओवर करके रखा हुआ है। बचा कुचा जो बचता है वो समाजवादी पार्टी ले जाती है। अब इसमें बीएसपी और कांग्रेस तो बहुत पीछे छूट गई, तो ऐसे में चाहे बीएसपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो कैसे अपनी जगह बनाएगी? आप ये जवाब, अरे मैडम आप ये जवाब दीजिए, यदि बीजेपी ने सब टेक ओवर करके रखा होता तो किन ब्राह्मणों को आप एक साथ बैठने की आवश्यकता होती? आप बता दीजिए। यदि बीजेपी ने सब टेक ओवर करके रखा होता तो आज क्या ब्राह्मण मर रहा होता? क्या ब्राह्मण संगठनों को बीजेपी के खिलाफ मीटिंग करने की आवश्यकता होती? टेक ओवर करके रखा है, लेकिन ये टेक ओवर 2027 के नतीजे तय नहीं करेगा। यही एक बड़ी वजह है कि आवश्यकता हुई। ये जवाब है मेरा। टेक ओवर करके रखा हुआ है, मैंने ये नहीं कहा कि टेक ओवर 2027 में रहेगा। अभी टेक ओवर 2019 की बात कर लीजिए, ठीक है, या 2022 की बात कर लीजिए, टेक ओवर आपको दिखा ना बीजेपी का। तो उस टेक ओवर में अब ये नहीं कहते कि ये टेक ओवर 2027 में भी होगा, कहीं ना कहीं खटपट है, तभी तो बैठकें हो रही हैं। अरे आप मुझे बोलने देंगे, जवाब दे दीजिए। आप टेक ओवर की बात कर रही हैं, 2024 की बात कर लीजिए। इसी आत्मविश्वास के साथ मीडिया और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कैंपेन चलाया कि अयोध्या से लेके पूरा पूर्वांचल और पूरा बुंदेलखंड साफ हो गया भाजपा में। आज एक सांसद बुंदेलखंड में नहीं है, पर ये जो बुंदेलखंड साफ हुआ, उज्जवल पाठक जी, एक सेकंड, ये डंका तब बजाइए। उज्जवल पाठक जी सुनिए तो, एक सेकंड सुन लीजिए, मैं आपके जवाब पर ही कह रही हूँ। ये अगर आप ये भी कहते हैं ना कि अयोध्या चला गया, बुंदेलखंड चला गया, सुपड़ा साफ हो गया, 24 को देख ले, तो अयोध्या पे तो समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया ना, कांग्रेस ने थोड़ी किया। मैं अकेली राजनीति की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ कांग्रेस की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ गठबंधन की बात नहीं कर रही। आप समाजवादी पार्टी का सहारा लेके थोड़ी आगे चल जाएंगे। यहाँ अगर आप कांग्रेस अपनी हिस्ट्री को गिना रही है तो उस हिस्ट्री के बूते फ्यूचर क्या है कांग्रेस का यूपी में?
फ्यूचर ये है मैडम कि हमारी 2019 में 2 सीटें थी उत्तर प्रदेश में, आज लगभग 6 से 7 सीटें हैं। और इसके साथ साथ लोकसभा में हमारी जहां 55 सीटें थी, आज हम 100 सीटों पर आए हैं, तो हमारा स्ट्राइक रेट तो बढ़ा हुआ है। तो इसके साथ साथ हम मजबूती के साथ उभर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी तो आज गठबंधन में ही चल रही है। क्या आप बताइए, भाजपा अकेले सरकार में है क्या? नहीं, भाजपा अकेले सरकार में है, फिर गठबंधन में ही तो चल रही है। यदि आंध्र प्रदेश और बिहार का साथ छूट गया है तो मोदी जी अगर विपक्ष में बैठे होंगे, हो सकता है संन्यास लेना पड़ जाए। तो फिर गठबंधन में, अब तो गठबंधन सरकारों का दौर है, तो फिर जो साझा विचार के साथ हम एक साथ चल रहे हैं, हम और समाजवादी पार्टी, तो इसमें एक साथ लेकर के आप लोग केवल एक नैरेटिव सेट करके सवाल पूछ रहे हैं कि कांग्रेस कमजोर है, कांग्रेस कमजोर है। कांग्रेस कमजोर नहीं है। कांग्रेस भारतीय राजनीति की जड़ों में बसी हुई है और राष्ट्रीय पार्टी है, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है। ज्यादा समय नहीं लगेगा मोदी जी को यहाँ बीच में आने में, तो कहीं ना कहीं इस पर बहुत ही गंभीरता से विचार करना चाहिए। जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप बात कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्फिडेंस आपका आगे भविष्य में दिखे, क्योंकि स्ट्राइक रेट अगर आप कहते हैं कि बेटर हुआ है, तो वो स्ट्राइक रेट यूपी में क्या कमाल कर पाएगा, अगर हम यूपी के चुनावों की बात कर रहे हैं तो ये वक्त तय करेगा। फिलहाल आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो उत्तर प्रदेश में अब ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कवायद बीते महीनों से ही शुरू हो चुकी है और ये धीरे धीरे तेज होती जा रही है और हर पार्टी ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का 10 से 14% का वोट बैंक है, जिसने हमेशा उत्तर प्रदेश की सत्ता बनाने में एक अहम भूमिका निभाई है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, हर बार कुछ इसी तरह के समीकरण दिखाई दिए हैं। यही एक बड़ी वजह है कि हर पार्टी अपनी तरफ से यही समीकरण, यही फॉर्मूला साधने में लगी हुई है, लेकिन किसका गोल हो पाएगा, किसका फॉर्मूला हिट हो पाएगा, किसका फ्लॉप होगा, ये वक्त तय करेगा। फिलहाल सीधी बात में मेरे साथ बस इतना ही। शाम 8 बजे जुड़ना ना भूलें, देखना ना भूलें बियॉन्ड हेडलाइंस।